जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल न्यू प्रगति कंपटीशन अपॉइंटमेंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने कुषाण वंश के बारे में जाना था और आज जानने वाले हैं गुप्त काल के बारे में। तो दोस्तों, गुप्त काल की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो इस पर चर्चा करेंगे कि गुप्त काल। अब पढ़ते हैं गुप्त काल, तो जरूरी है कि इसके स्रोत क्या हैं, कहाँ से हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले यही पढ़ेंगे। तो बात करते हैं स्रोत। गुप्त काल के स्रोत। अगर स्रोत की बात करें तो दोस्तों, स्रोत तो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे साहित्यिक, पुरातात्विक, या फिर जो विदेशों से लोग भ्रमण के लिए आए थे उससे भी हमें स्रोत मिल सकते हैं, और बौद्ध ग्रंथ से भी इसके जो हैं स्रोत हमें मिलते हैं। तो जानते क्या हैं पहले? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, और उसके बाद जानते हैं विदेशी व्यक्ति की रचना, विदेशी व्यक्ति की रचना। इसे मैंने क्यों अलग कर दिया, अभी इसके बारे में भी हम बताएंगे। और साहित्यिक स्रोत, और उसके अलावा दोस्तों एक और हो सकता है बौद्ध ग्रंथ, इसे भी शामिल कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों, साहित्यिक स्रोत की अगर बात करते हैं, साहित्यिक तो वायु पुराण, मत्स्य पुराण, और उसके बाद बात करें मुद्रा राक्षस, और बात करते हैं कालिदास की रचनाएं, और उसके आगे बात करते हैं अब बौद्ध ग्रंथ की। तो दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ में लिख लीजिए आर्य, मंजूश्री, और भी अन्य हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा मुख्य हैं। और उसके बाद बात करते हैं विदेशी की। तो दोस्तों, फाहियान, या फिर कहीं कहीं फहियान भी लिखा मिलता है, और हेनसॉन्ग, और बात करते हैं अलबरूनी, जिससे कि हमें जानकारी मिलती है। और बात करते हैं फाहियान की। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत का परिभ्रमण किया था। और दोस्तों, ये थे वायु पुराण, मत्स्य पुराण, मुद्रा राक्षस, कालिदास की रचनाएं। कालिदास की अनेकों रचनाएं हैं जिनमें इनका वर्णन मिलता है, क्योंकि जो गुप्त काल था इसी में कालिदास थे भी। तो अब जानते हैं दोस्तों, क्योंकि जो कालिदास थे ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे उनके 9 रत्नों में से एक थे कालिदास। अब उसके बाद बात करते हैं, ये तो थी इनके जो कि स्रोत हैं, कहाँ से पता चलता है। अब बात करते हैं कि संस्थापक, या फिर लिखिए, क्वेश्चन बनाकर लिखिए, गुप्त वंश के संस्थापक। अगर दोस्तों संस्थापक की बात करते हैं तो संस्थापक श्रीगुप्त हो जाते हैं। और कब की थी दोस्तों? कब की? तो लगभग 240 ईस्वी, ना कि दोस्तों ईसा पूर्व। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ईस्वी में करते हैं। और जो
श्रीगुप्त होते हैं, इनका टाइम पीरियड लगभग 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक इनका कार्यकाल होता है। और दोस्तों बात करते हैं कि जो श्रीगुप्त थे इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी, धारण की थी। अब उसके बाद दोस्तों जब इनका 280 में निधन हो जाता है तो इनका पुत्र आता है, और जिसका नाम होता है घटोत्कच। कौन था दोस्तों? तो घटोत्कच की बात करें दोस्तों तो इसने ज़्यादा कुछ महान कार्य किए नहीं, तो इतना जानते हैं कि बस ये श्रीगुप्त का पुत्र था। श्रीगुप्त का पुत्र था। और दोस्तों बात करते हैं तो इसने भी उपाधि धारण की थी। तो घटोत्कच ने भी महाराजा की उपाधि धारण की थी। महाराजा की उपाधि धारण की थी। अब उसके बाद दोस्तों आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। तो दोस्तों अब बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। दोस्तों ये चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के शासक हैं, न कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ये चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के शासक हैं। और दोस्तों गुप्त वंश का पहला महानतम या फिर कह सकते हैं महत्वपूर्ण शासक मतलब दोस्तों जिसने थोड़ा बहुत काम किया हो वही महत्वपूर्ण होता है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो चंद्रगुप्त प्रथम था, और इसने दोस्तों इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि गुप्त वंश का कौन सा ऐसा शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की। तो इसने लिच्छवी की राजकुमारी से शादी की थी। तो दोस्तों इसने लिच्छवी की राजकुमारी से शादी की थी, और जिसका नाम कुमार देवी था। क्या था दोस्तों? कुमार देवी था।
और दोस्तों इससे प्रमुख क्वेश्चन और भी है कि जो चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त प्रथम ने चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रारंभ किया। अब उसके बाद जानते हैं दोस्तों तो समुद्रगुप्त के बारे में। तो दोस्तों जो समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त कुमार देवी का पुत्र था। देवी का पुत्र था। और बात करते हैं समुद्रगुप्त की, तो इसने उत्तर भारत में 9 राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। अपने राज्य में विलय कर लिया। और दोस्तों और दक्षिण भारत में बात करते हैं। दक्षिण भारत में 12 राज्य जीते थे। कितने दोस्तों? 12 राज्य जीते थे। और दोस्तों जिस कारण से इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। दोस्तों ना जाने कितने बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है या किस गुप्त शासक को कहा जाता है, तो वो था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसने दक्षिण भारत में 12 राज्य जीते थे और उत्तर भारत में 9 राज्यों को जीतकर उसका विलय किया था अपने राज्य में। तो दोस्तों इसी कारण से इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और दोस्तों इसके बारे में एक प्रमुख बात यह है कि यह संगीत का प्रेमी था। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो ये समुद्रगुप्त था, बात करते हैं समुद्रगुप्त यह संगीत का प्रिय था, या फिर कह सकते हैं संगीत का बड़ा शौकीन था। और दोस्तों इसने, या फिर कह सकते हैं यह वीणा वादक भी था। और पता कैसे चलता है दोस्तों? तो इसकी काल की जो मुद्रा है उस पर
जो इसके काल की मुद्रा है उस पर समुद्रगुप्त जो है वीणा बजाते हुए अंकित किया गया है, जिससे कि पता चलता है कि वह संगीत का प्रेमी था और वीणा वादक भी था। तो दोस्तों ये थी समुद्रगुप्त से बातें कि एग्जाम में पूछा जाएगा कि वो कौन सा गुप्त शासक था जो वीणा बजाता था या फिर संगीत का शौकीन था, तो हो जाता है समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के बाद बात करें तो अगर समुद्रगुप्त वादक था, और दोस्तों यहाँ से एक और बात कर लेते हैं, हरिसेन। ये पॉइंट छूट रहा था दोस्तों। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी था। और दोस्तों इसने इलाहाबाद या फिर दोस्तों इलाहाबाद न लिख के लिख लीजिए प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति या फिर प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। उसके पश्चात शासक आते हैं, नेक्स्ट शासक आता है रामगुप्त। अगला शासक आता है जो कि अयोग्य शासक होता है। अयोग्य शासक होता है और ज़्यादा दिन तक राज्य नहीं करता, और ज़्यादा दिन तक राज्य नहीं करता। और उसके पश्चात दोस्तों इसने कोई भी उतना अच्छा कार्य भी नहीं किया जो कि इतिहास में उल्लेखनीय हो। और उसके बाद बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय था दोस्तों, इसने सबसे पहले मालवा व गुजरात के शकों को पराजित किया था। पराजित किया था। दोस्तों जो चंद्रगुप्त द्वितीय था इसने सबसे पहले मालवा व गुजरात के जो शासक थे उन पर विजय प्राप्त की थी, अर्थात उन्हें पराजित किया था। और उनके पराजय के बाद मतलब जीतने के बाद इसने विक्रमादित्य, बोले तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की कौन सी उपाधि? विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। और दोस्तों बात करते हैं कि सभी गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलवाए थे। चांदी के सिक्के चलवाए थे। ये तो थे इसके प्रमुख कार्य। अब बात करते हैं इसके दरबार में
नवरत्न रहा करते थे। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके दरबार में नवरत्न रहा करते थे या फिर किस गुप्त शासक के काल में नवरत्न हुआ करते थे। तो बात करते हैं इसके शासनकाल में नवरत्न हुआ करते थे। नवरत्न हुआ करते थे। अब दोस्तों कौन कौन से नवरत्न थे वही जानेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर विक्रमादित्य के नवरत्न। दोस्तों इसे पॉइंट बना के लिखिए, क्योंकि ये जो है सबसे महत्वपूर्ण है। गुप्त काल में जितना भी आपने पढ़ा उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है। अब जो इनमें 9 के नाम बताऊंगा ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कालिदास की। कालिदास। उसके बाद बात करते हैं शंकु। और दोस्तों बात करते हैं वराहमिहिर। और उसके बाद आते हैं धन्वंतरी। और उसके बाद आते हैं छपड़क। धन्वंतरी, छपड़क। और बात करते हैं धन्वंतरी, छपड़क। और आते हैं बेताल भट्ट। और उसके बाद आते हैं अमर सिंह। तो दोस्तों कितने हुए? 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। और आगे लिख लीजिए वररुचि। और एक है दोस्तों घटकर्पण। तो दोस्तों घटकर्पण। अब जानते हैं दोस्तों जो कालिदास थे, कालिदास जो थे और शंकु। कालिदास की बात करें तो ये संस्कृत के महाकवि। और बात करें अगर शंकु की, तो शंकु थे जो थे दोस्तों ये थे ज्योतिषी मतलब ज्योतिष का कार्य करते थे। और वराहमिहिर की बात करें, वराहमिहिर के बारे में आपने सुना ही होगा। ये जो थे वराहमिहिर थे खगोलविद जो थे ये वराहमिहिर थे। और धन्वंतरी की बात करें तो आपने सुना ही होगा, धन्वंतरी जो थे चिकित्सक थे। क्या थे? चिकित्सक थे। और उसके बाद बात करते हैं छपड़क और बेताल भट्ट की बात करते हैं तो ये थे तांत्रिक। और दोस्तों अमर सिंह की बात करें तो कोषाध्यक्ष, या फिर जो कोष का लेखा जोखा करते थे, ऐसे ही लिख लीजिए कोषाध्यक्ष। कोष के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो वरुचि जो थे वैयाकरण या फिर व्याकरण के ज्ञाता थे। और घटकर्पण की बात करें तो ये कवि थे। और बात करें अगर छपड़क की, तो छपड़क विद्वान थे। जो छपड़क थे ये विद्वान थे। अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, आते हैं कुमारगुप्त। अगले शासक आते हैं कुमारगुप्त। अगर कुमारगुप्त की बात करें तो कुमारगुप्त
जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र होते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र होते हैं। और दोस्तों इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है दोस्तों कुमारगुप्त ने की थी। उसके पश्चात अगले शासक आते हैं। अगले शासक की बात करते हैं तो स्कंदगुप्त आते हैं, जो कि उतना ज़्यादा विख्यात शासक नहीं है। विख्यात शासक, या फिर कह सकते हैं कि इनके बारे में जो है ऐतिहासिक स्रोत कम है, अर्थात इन्होंने इतिहास में उतना ज़्यादा कोई काम किया नहीं है। और इन्हीं के समय जो होता है कि गुप्त साम्राज्य जो था, गुप्त साम्राज्य छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है। हिस्सों में टूट जाता है। और दोस्तों इसकी जानकारी हमें मिलती कहाँ से है, तो एक अभिलेख है एरण अभिलेख। और अगर एरण अभिलेख की बात करें तो बात करते हैं एरण अभिलेख, तो दोस्तों इसे भानुगुप्त ने लिखवाया था या फिर बनवाया था। और दोस्तों इस अभिलेख से प्रमुख बात यह है कि यहाँ से, या फिर कह सकते हैं इस अभिलेख से जो है दोस्तों सती प्रथा सती प्रथा का प्रथम उल्लेख या फिर कह सकते हैं प्रथम जानकारी मिलती है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि सती प्रथा की जानकारी हमें सर्वप्रथम कहाँ से मिलती है, तो वो था एरण अभिलेख से मिलती है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और गुप्त काल की सेकंड पार्ट को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।